हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए नीट 2025 की प्रिपरेशन करने के लिए 10 से 12 और क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं 2024 नीट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ये है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्योंकि 10 से 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मतलब पहले वाले पार्ट में थे, पार्ट 1 में, और 10-11 क्वेश्चन ही आपके कौन से पार्ट में थे, पार्ट 2 में थे। तो इस तरीके से ये आपका पार्ट 3 है। अगर आप लोगों ने वो दोनों पार्ट भी नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा, वहां पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। यहाँ पर एक दे रखा है कि रे ऑफ लाइट है, एंटर कर रही है राइट एंगल पर, पी पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है। ये दिख रहा है हमको, यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट आई और 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है। जो रे ऑफ लाइट है प्रिज्म के पैरेलल है, बेस के पैरेलल है, यानी कि मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पर फिट हो जाएगी। ठीक है, बेस बीसी के पैरेलल है और एमर्ज कर रही है एसी से, मतलब इसके पैरेलल ही एमर्ज कर रही है, यानी कि यहाँ पर ये ग्रेज करती हुई रे ऑफ लाइट जो है जा रही है। यानी कि आप कह सकते हो एंगल ऑफ एमरजेंस जो है 90 डिग्री यहाँ पर होने वाला है। ये यहाँ पर इस तरीके से राइट एंगल आपको जो है दे रखा है। अब राइट एंगल इसमें, हाँ राइट एंगल ही दे रखा है। ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म जो है यहाँ पर 90 डिग्री है। तो अब आपको यहाँ पर बताना क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में देखिए। पी पॉइंट के हिसाब से, यानी कि पी पॉइंट पर जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन 30 अपॉन साइन R1 आ जाएगा। इसी तरीके से आप क्यू पॉइंट पर भी अगर आप अप्लाई करोगे तो यहां पर ये आ जाएगा n इज इक्वल टू साइन 90 अपॉन साइन R2 आ जाना चाहिए इस तरीके से। n इज इक्वल टू साइन 30 कितना हो जाएगा भाई, 1/2 हो जाएगा ये, और अपॉन में आ गया R1। यहाँ पर साइन 90 हो जाएगा 1 और साइन R2 आपके पास में ये इस तरीके से बच जाएगा। अब इसके बाद में आपको देखो यहाँ पर R1 और R2 के बीच में रिलेशनशिप लानी है। आपको पता है कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में R1 प्लस R2 जो है, वैसे भी R1 प्लस R2 जो है A के बराबर होता है। तो R1 प्लस R2 असल में कितना हो जाएगा, यहाँ 90 के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं R2 की तो ये आ जाएगा 90 माइनस R1। R2 कितना आ जाएगा, 90 माइनस R1 आ जाएगा। क्यों ना हम इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लें, और अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने पास में आंसर आएगा 90 माइनस R1, यानी कि जो कन्वर्ट करने के बाद हो जाएगा, सॉरी ये R1 है, तो ये cos R1 बन जाएगा। n इज इक्वल टू कॉस R1 बन गया तो cos R1 कितना हो जाएगा, 1/n आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर एक रिजल्ट आ रहा है। अब देखिए आप इसमें और क्या चीजें कर सकते हो। यहाँ पर साइन R1 लिखा है, आपको ये साइन R1 से cos R1 को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। साइन R1 को अगर आप एडजस्ट करते हो cos के टर्म्स में तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस R1 स्क्वायर, और ये रूट में आया करता है। पता है ना आपको ये वाली प्रॉपर्टी कि भाई साइन R1 स्क्वायर प्लस कॉस कॉस स्क्वायर R1 ये 1 के बराबर हुआ करता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर यूज करा है इस तरीके से लिखने के लिए। 1/2 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 माइनस, अब cos R1 कितना है भाई, 1/n है, लेकिन यहाँ स्क्वायरिंग है तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा और ये हो जाएगा हाफ। इस तरीके से, इस तरीके से ये हाफ हो जाएगा। n यहाँ पर आ ही रहा है, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं यहाँ पर। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आएगा भाई 1/2। इसको सॉल्व करेंगे हम, n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और इस पूरी चीज का क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करा जाए, बस इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। ये n स्क्वायर का हाफ मतलब पावर हाफ, यानी कि रूट करेंगे आप तो n बनेगा, और वो n घूम करके जाएगा ऊपर, ये पहुंच गया 2n स्क्वायर माइनस 1। ये चीज अभी भी रूट में है हमारे पास। n से n आपने कैंसिल कर दिया, आपके पास रह जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/2 n स्क्वायर माइनस 1, और इसका ये हाफ पावर यहाँ पर चल रही है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर आप इसमें एक चेंज ला सकते हो, स्क्वायरिंग कर सकते हो आप दोनों तरफ। इधर स्क्वायरिंग करी तो 1 आया, इसकी भी स्क्वायरिंग करके 1 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, और ये हो गया n स्क्वायर माइनस 1। तो n स्क्वायर माइनस 1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। n स्क्वायर यहाँ पर ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1, 4 और 1, 4 एकम 4 और 1 5, 5/4, यानी कि n की वैल्यू अगर आप सॉल्व करते हैं तो √5/4, यानी कि √5/2। इस तरीके से आप लोगों का आंसर बन जाएगा। और कौन सा ऑप्शन बनेगा,
ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बन जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ी, कोई बात नहीं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पर कैलकुलेशन करनी पड़ती है हम लोगों को। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। आगे हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले हो जहां पर आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ जाए, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 वर्नियर कैलिपर्स पर बेस्ड है। सबसे पहली बात, n+1 डिवीजन, ठीक है, n+1 डिवीजन है। वी वर्नियर स्केल की डिवीजन है और ये मेन स्केल की n डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही हैं। एक मेन स्केल डिवीजन 0.1 मिलीमीटर के बराबर है, तो आपको वर्नियर कांस्टेंट बताना है। देखिए वर्नियर कांस्टेंट क्या होगा, वर्नियर कांस्टेंट होगा MSD माइनस VSD, यानी कि मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। अब आप यहां पर चेक करो, n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन थी ना, तो वर्नियर स्केल डिवीजन ये कोइंसाइड हो रही हैं n मेन स्केल डिवीजन से। ये गलत हो गया, यहाँ पर इसको सही करते हैं। मेन स्केल डिवीजन MSD आएगा, यहाँ पर MSD आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब देखिए यहां से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, बार बार गलत हो रहा है, यहां पर मैं कैलकुलेट करता हूं कि भाई 1 MSD कितना हो सकता है। देखिए 1 MSD कितना हो जाएगा, 1 MSD हो जाएगा n+1 अपॉन n VSD के बराबर हो जाएगा। हो गया, इसकी वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं, n+1 अपॉन n MSD की जगह पर अब क्या बन जाएगा, ये VSD बन जाएगा आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। VSD माइनस VSD, एक गड़बड़ हो गई हम लोगों को। देखो ये MSD दे रखी है ना, हम लोगों को MSD दे रखी है कि इतना है, तो हम लोगों को MSD के टर्म्स में ही लाना चाहिए। VSD के टर्म्स में ना ला करके MSD के टर्म्स में लाएंगे तब ज्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे हम आसानी से। तो MSD के टर्म्स में ना करके हम VSD के टर्म्स में हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो 1 VSD कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा n/n+1 MSD, इतना बच गया। अब इसकी वैल्यू को जो है हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, n/n+1 MSD यहां पर आपको कॉमन दिख रहा है, आपने कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद इस तरीके से बच जाएगा। यहां पर आप क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। आप एलसीएम लोगे तो आपके पास बचेगा n+1 माइनस n अपॉन n+1, इतना बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये क्या आया भाई, n से तो आपने n कैंसिल कर दिया, आपके पास बच गया 1/n+1 MSD, इतना बच गया। एक MSD आपको कितना दे रखी थी, 0.1 मिलीमीटर, तो 0.1 मिलीमीटर अपॉन n+1, इतना जो है वर्नियर कांस्टेंट निकल करके आ रहा है। अब लेकिन आपको इसे करना काहे में, सेंटीमीटर में करना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। मिलीमीटर से अगर सेंटीमीटर में आप कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, और अपॉन में n+1 आ जाएगा। अब यहाँ पर तो डेसिमल में है नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, 1/100 n+1, इस तरीके से आप लिख सकते हो। और ऐसे लिखोगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर वर्नियर स्केल के जो क्वेश्चन आते हैं वर्नियर कैलिपर्स के, उसमें कठिनाई पड़ती है करने में, तो इस तरीके से आप करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा इजी जो है ये क्वेश्चन करने पड़ जाएंगे, मतलब इजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है 24th क्वेश्चन, जो बाद में ज्वाइन किए। मैं आपको बता दूं ये सभी क्वेश्चंस जो है नीट 2024 में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 रीड करते हैं। मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, उसको आपने रिप्लेस कर दिया व्हाइट लाइट से। अब जब व्हाइट लाइट से आप रिप्लेस करते हो तो आप जानते हो कि भाई सेंटर, जो सेंटर हुआ करता है, सेंटर पर तो व्हाइट फ्रिंजेस बनती हैं, और सेंटर के इधर साइड्स पर, इधर मतलब दोनों साइड्स पर कैसी फ्रिंजेस बनती हैं, कलर फ्रिंजेस आपको वहां पर मिलती हैं। तो इस तरीके का ऑप्शन कौन सा है, देखिए ये वाला ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। सेंटर पर ब्राइट व्हाइट फ्रिंज बनेगी और कलर फ्रिंजेस आपको मिलेंगे उसके दोनों तरफ सराउंडेड। तो इस तरीके से थर्ड ऑप्शन ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन में देखिए आपको क्या लगा, आपको 30 सेकंड्स है ना, 30 सेकंड्स में आपने ऐसा ही क्वेश्चन कर लिया होगा। तो क्वेश्चंस आएंगे, आसान भी आएंगे, थोड़े डिफिकल्ट भी आएंगे, कुछ क्वेश्चंस टाइम लेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके जस्ट पढ़ने पर हो जाएंगे, जैसा कि ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये हमारे लिए आज का क्वेश्चन नंबर 25 है। सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, फ्री स्पेस में। आपको फोटोन के बारे में यहाँ कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, पढ़ने और आपको बताना है कि क्या इनके बारे में सही है गलत। एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी कितनी होती है भाई, E=h नहीं होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वेलोसिटी फोटोन की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, ये भी सही है। मोमेंटम फोटोन का, भाई फोटोन का मोमेंटम कितना होता है, आपने पढ़ रखा है ना, P = E/c।
E अपॉन सी मतलब एच न्यू अपॉन सी। तो भाई ये वाला स्टेटमेंट भी आप लोगों के लिए क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलाइजन जो हुआ करता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के टाइम की बात कर सकते हैं हम, टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं आपस में, या जो चीजें टकरा रही हैं आपस में, वो एटॉमिक साइज की हैं, है ना, एटॉमिक साइज की हैं, बहुत ही छोटे साइज की हैं। और जब स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइजन करते हैं, तो वो जो कोलाइजन हुआ करता है इलास्टिक कोलाइजन होता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसके बाद ये वाला भी सही हो गया, ठीक है। इसके बाद फोटोन पजेस पॉजिटिव चार्ज, नहीं, गलत। फोटोन पर किसी भी तरीके का चार्ज नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। तो ई स्टेटमेंट आपका गलत है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बी सी डी ये सभी स्टेटमेंट सही हैं, ई वाला स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 25 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करते हैं। डिजिटल डिजिटल क्या कह सकते हैं आप, डिजिटल फिजिक्स से यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा, ये नैंड गेट है, ठीक है। ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है। और एक बहुत ही बढ़िया चीज जिसने क्वेश्चन को आसान बना दिया वो है, दोनों जो इनपुट्स हैं वो सेम है। देखिए दोनों इनपुट्स क्या है, यहाँ पर ए है, तो इसकी जो आउटपुट होगी वो नॉट गेट के जैसी होती है। यानी कि अगर आपने इनपुट में ए दिया है तो आउटपुट में ए बार मिल जाएगा। और ये वाला जो गेट है ये भी नॉट की तरह ही बिहेव करेगा। यानी कि बी अगर आपने इनपुट दी है तो ये कितना बन जाएगा, बी बार बन जाएगा। ये फिर से क्या है, नॉर गेट है ना। ये एक्सॉर क्यों लिख दिया मैंने, एक्सॉर नहीं, ये नॉर है, एक्सॉर नहीं है, ये क्या है, नॉर गेट है। और ये वाला भी नॉर गेट है। तो देखिए नॉर गेट में यहाँ y इसकी आउटपुट है, तो y कितना हो जाएगा, a बार आया इस साइड से, ठीक है, b बार आएगा इस साइड से, और दोनों को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर ये नॉट लगाया हुआ है, इसके लिए एक बार और आ जाएगा। अब यहाँ पर आप थ्योरम लगाओगे तो ये पॉजिटिव साइन हट करके डॉट आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई आ जाएगा, और ये बार जो है सब डिवाइड हो जाएगा दोनों में। अब ए डबल बार कितना होता है, ए के बराबर होता है, और बी डबल बार भी बी के बराबर होता है। y इज इक्वल टू ए बी, ये वाली आपकी आउटपुट आ गई। और हमने अगर थोड़ा भी पढ़ा है तो हम जानते हैं कि ये जो आउटपुट है ये एंड गेट की आउटपुट है। एंड गेट का मतलब है फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। ये वाले क्वेश्चन भी देखिए, नीट जो है 2024 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आया करते हैं। आपको यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए लोअर जो एनर्जी लेवल है वो सेम है सभी में, और हायर एनर्जी लेवल जो है अलग अलग है। आपको यहाँ दूसरी तरफ वेवलेंथ दे रखी है, और ये कुछ इस तरीके से ऑप्शंस हैं आपके पास। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, लैम्डा इज इक्वल्स टू, लैम्डा इज इक्वल टू भी छोड़िए, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल्टा ई, यही तो आया करता है। यानी कि जहां पर एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, वो वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी, है ना, यही तो पढ़ते हो आप। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये एनर्जी लेवल्स में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही एनर्जी डिफरेंस भी ज्यादा होगा। तो यहाँ लेवल्स में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। इधर कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। इधर डिफरेंस आ रहा है 4 का, ठीक है। 4 का डिफरेंस है, यानी कि इसके लिए जो वेवलेंथ होगी वो सबसे कम होगी, और इसके लिए जो वेवलेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी, है ना। एनर्जी डिफरेंस कम है तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। यानी कि ए वाले के लिए सबसे ज्यादा देखोगे आप तो कौन सा है, थर्ड। ए वाले के लिए थर्ड आ रहा है, और डी वाले के लिए सबसे कम होना चाहिए। तो डी के लिए क्या आएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा। ए का थर्ड और डी का फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन ये है हमारे पास जो हमको ऐसी इंफॉर्मेशन दे पा रहा है। इस तरीके से देखो आप कितने आसानी से आइडिया लगा सकते हो, और आपका जरा भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला एग्जाम के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क है, ठीक है भैया, सर्कुलर डिस्क है, उसका जो है आपको रेडियस यहाँ पर दे रखा है। सरफेस ऑफ वाटर पर ये रखी हुई है। सरफेस टेंशन भी आपको यहाँ पर दे रखी है, वाटर की जो सरफेस से सरफेस टेंशन मिल रही है वो दे रखी है आपको। सरफेस टेंशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं हम, 0.07 न्यूटन पर मीटर। फोर्स आपसे यहाँ पर पूछी गई है जो लगानी पड़ेगी सरफेस से डिस्क को उठाने के लिए। तो देखिए आप लोगों ने सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब क्योंकि यहाँ पर डिस्क जो है वो सर्कुलर शेप की है, तो लेंथ कितना हो जाएगी, यहाँ पर लेंथ हो जाएगी सरकमफेरेंस के बराबर 2 पाई r के बराबर, है ना।
तो फोर्स आप क्या कह सकते हो भाई, फोर्स यहां से हो जाएगी सिग्मा इंटू 2 पाई आर हो जाएगी। सिग्मा आपको दे रखा है 0.07 और 2 पाई आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 4.5। ये सेंटीमीटर में थी, ये लीजिए हमने इसको मीटर में कर दिया, हाथों हाथ ये कन्वर्जन कर दिया यहाँ पर। इसके बाद में अब जो है हमें जो है बस इसको मल्टीप्लाई कर लेना है यहाँ पर, इसके बाद अपना जो है आंसर आ जाएगा। अगर आप इसमें पाई की वैल्यू रखोगे तो 0.07 इंटू 2 इंटू 22/7 और ये आ जाएगा 4.5 अपॉन में 100 चल रहा है। 7 से आपने कैंसिल कर दिया, कितना कैंसिल किया, 0.01 टाइम जाएगा। ओके, इसको आप जरा थोड़ा सा सॉल्व कर लो, सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई कर ली 22 में, 4.4 ये आ गया। और देखिए 2 तो इसकी वजह से और 2 इसकी वजह से, 4 -4 जो है ये पावर हो जाएगी। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई मैं इजी कर देता हूँ। इस तरीके से कर लिया करो, जब आपको कोई डिफिकल्टी पड़ जाए ऐसे मल्टीप्लाई करने में तो ये चीज आप फॉलो कर सकते हो। तो पहले मैं 11 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 2 18, 18 आ जाएगा, 10⁻⁻4 है। अब 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 8 88, 11 कम 11 8 98 और पावर है -4 यानी कि 0.0198। मिली न्यूटन में भी है आंसर कुछ, तो मिली न्यूटन में है, तो मिली न्यूटन में कितना आंसर आएगा, मिली न्यूटन में आंसर आ जाएगा 1 2 3 यानी कि 19.8 मिली न्यूटन। 19.8 मिली न्यूटन मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा बस आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो लेंथ यहाँ पर रखी जाएगी वो सरकमफेरेंस के बराबर रखी जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 था। आज मैं सोच रहा हूँ थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेंगे हम इस वाले पार्ट में कवर, तो बाद में हम इसके बाद एक जो पार्ट रह जाएगा उसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं 2024 के जो नीट में आए थे वो लेकर के आ जाऊंगा, और उसके बाद से नेक्स्ट ईयर या 2024 के जो दूसरे सेट के क्वेश्चन होंगे वो भी हम कर पाएंगे। अब ये देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है यहाँ पर, एनपी अपॉन एनएस। एनपी अपॉन एनएस आपको दे रखा है 1/2। आप जानते हो ये वीपी अपॉन वीएस के बराबर होगा, बट आपसे क्या पूछा, देखो इन्होंने यहाँ पर शरारत कर दी, इन्होंने वीएस अपॉन वीपी कर दिया, तो सीधी सी बात है रेशो पलट जाएगा 2:1, जो कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर दे रहा है। तो देखिए नीट 2024 में इस लेवल के भी क्वेश्चन आया करते हैं कि आप झट जो है पढ़ने के बाद में एकदम से आप आंसर दे पाओगे, और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें आपको थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है। दोनों तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन से डील करना होगा। मैक्सिमम इलोंगेशन, भाई इलोंगेशन दे रखी है, नहीं दे नहीं रखी, पूछी गई है। लेंथ कितनी दे रखी है, 1 मीटर। ठीक है जी, लेंथ हो गई यहाँ पर 1 मीटर हो गई है। इलास्टिक लिमिट, देखिए इलास्टिक लिमिट जो है यहाँ पर ये स्ट्रेस के बराबर माना जाएगा इसको। स्ट्रेस कितना दे रखा है, ये दे रखा है स्ट्रेस। ठीक है, ये दे रखा है स्ट्रेस, इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, ये आपको स्ट्रेस दे रखा है। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये आपको यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है। इलोंगेशन यानी कि डेल्टा एल यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही तो होता है स्ट्रेन, तो यहाँ पर डेल्टा एल कितना हो जाएगा, डेल्टा एल हो जाएगा स्ट्रेस, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे और y क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के आएगा, तो स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पर हमको दे रखी है 8 × 10⁸। लेंथ हमको कितना दे रखी है 1, और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू भी हमको गिवन है, तो ये तो बहुत आसान हो गया। देखो क्वेश्चन 2 चौक 8 और पावर कितनी हो गई -3, 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर का मतलब है पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये देखिए फिजिक्स में क्या है, आपको ना फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिजिक्स में आपको अगर फॉर्मूला पता है तो भाई आपने जंग जीत ली, बन गए आप डॉक्टर, है ना। अगर आपको फॉर्मूला पता है फिजिक्स के अंदर, और फिजिक्स ही वो चीज है जो आपके डॉक्टर बनने और ना बनने के बीच में एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है ना। तो इसलिए आप लोगों को फिजिक्स में थोड़ा सा ध्यान दे करके चलना चाहिए। 31st क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चले हैं। 31st क्वेश्चन कह रहा है कि भाई थिन स्फेरिकल शेल है, ठीक है, उसको चार्ज किया आपने, पोटेंशियल डिफरेंस कहा गया है भाई सी और पी पॉइंट के बीच में कितना होगा। भाई सी पॉइंट यहाँ पर है, पी पॉइंट यहाँ पर है, मेरे को आंसर पता चल गया, इसका आंसर क्या होगा भाई 0 होगा। अब आप पूछो क्यों होगा, तो देखिए इसलिए होगा, सी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है और पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है ये दोनों पोटेंशियल बराबर होंगे। भाई प्रॉपर्टी होती है कि स्फेरिकल शेल अगर है तो उसके अंदर, स्फेरिकल शेल अगर है तो उसके अंदर हर पॉइंट पर
पोटेंशियल आपको सेम मिलने वाला है, कहीं पर भी आपको पोटेंशियल अलग अलग नहीं मिलता। और पोटेंशियल अगर सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शंस देख लेते हैं, तो ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर आया है 32। यहाँ पर आपको एक वायर दे रखी है, उसकी लेंथ कितनी है, L, है ना। रेसिस्टेंस उसका जो है 100 ओम है, और उसको 10 बराबर पार्ट्स में आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ओके, उसके बाद जो पहले 5 पार्ट थे आपने काहे में कनेक्ट कर दिए भाई, सीरीज में कनेक्ट कर दिए, और जो उसके अगले 5 पार्ट थे वो आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। तो आपके पास 2 ग्रुप आ जाएंगे, एक सीरीज वाला और एक पैरेलल वाला। और फिर जो वो कॉम्बिनेशन आया उसको आपने काहे में कनेक्ट करा भाई, उसको आपने फिर बाद में सीरीज में कनेक्ट कर दिया। आपसे फाइनल कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस यहाँ पर पूछा जा रहा है कितना होगा। देखो भाई, एक वायर थी, अगर उसके 10 हिस्से करे, इसका देखो पूरा टोटल रेसिस्टेंस कितना था, इसका टोटल रेसिस्टेंस था 100। अगर 10 हिस्से करे हैं तो हर एक हिस्से का रेसिस्टेंस कितना आया होगा, 10 आया होगा, 10 ओम। ठीक, अगर 10 ओम रेसिस्टेंस आया होगा हर एक हिस्से का, तो पहले 5 हिस्से काहे में कनेक्ट करे गए, सीरीज में। तो सीरीज वाले का जो यहाँ पर आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो मिलेगा 10 प्लस 10 प्लस 10। भैया मैं लिख के दिखा रहा हूँ, इसको सीधे तुम क्या कर सकते हो, 50 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब ऐसे ही 5 हिस्से जो हैं आपने काहे में लगाए थे, पैरेलल में लगाए थे। पैरेलल में जब आप लगाते हो और सबकी वैल्यू अगर सेम हो तो देखो सीधा सा एक रिजल्ट है, जो भी आपका रेसिस्टेंस है उसको उतने नंबर से आप डिवाइड कर दो जितने आपने पैरेलल में कनेक्ट करे हैं। हमने पैरेलल में कनेक्ट करे थे 5, 10 था हर एक का रेसिस्टेंस, तो 5 दूनी 10, 2 ओम यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। फिर ये कॉम्बिनेशन भी आपने सीरीज में लगा रखे थे, तो ओवरऑल रेसिस्टेंस जो आएगा वो RS प्लस RP आएगा, यानी कि 50 प्लस 2 आएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 52 ओम हो जाएगा। 52 ओम का मतलब है सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखो कितने आसान क्वेश्चन जो है, लेवल जो है क्वेश्चंस का रखा गया है, आप लोग खुद यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो। तो जो लोगों को डर लगता है कि यार कैसे होगा फिजिक्स, हो जाएगा, कोई आसान, कोई भारी बात नहीं है ना, आसान है बहुत ज्यादा। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ा मेहनत जो है आप वहां पर अपने आप कर लोगे तो पेपर बन जाएगा। एक तरफ यहाँ पर मटेरियल दे रखे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर ससेप्टेबिलिटी दे रखी है। आप लोगों से क्या कहा गया कि भाई बताइए कौन सा वाला यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा। डायमैग्नेटिक की ससेप्टेबिलिटी निगेटिव होती है, ध्यान रखना हमेशा। अगर निगेटिव होती है तो निगेटिव तो इसमें कोई दिख ही नहीं रहा। क्या दिख रहा, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ये देखिए ये निगेटिव है, तो ए के लिए कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। 2 है यहाँ पर, एक और देख लो। पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये है तो पॉजिटिव, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। अब ये पॉजिटिव कौन सा आएगा, स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ये फोर्थ। तो पैरामैग्नेटिक सी का क्या हो जाएगा, फोर्थ, और ए का क्या हो जाएगा, 2। ए का 2, सी का 4, ए का 2, सी का 4, पहला वाला ऑप्शन। सिर्फ 2 पर ध्यान दे दो आप। देखो फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या होगी, बहुत ज्यादा होती है, तो फेरोमैग्नेटिक के लिए 3 होगा। बी का कौन सा होगा, 3। देखो यहाँ पर भी बी का 3 है, ये कंफर्मेशन हो गई आपके लिए। और नॉन मैग्नेटिक के लिए क्या हो जाएगा, ससेप्टिबिलिटी उसकी होती ही नहीं है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, ये भी आप लोगों का नीट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से बनाए क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब नीट 2024 में आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम ये। 34th क्वेश्चन है। एक बॉब है, उसको घुमाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक स्ट्रिंग की हेल्प से, जिसका इनिशियल स्पीड क्या है, ओमेगा RPM आपको दे रखा है। स्ट्रिंग में टेंशन है T, और उसकी स्पीड आपने डबल कर दी, 2 ओमेगा कर दी, रोटेशनल स्पीड जो है डबल कर दी। रेडियस जो है सेम है, रेडियस में कोई चेंज नहीं आया। टेंशन बताइए आप, टेंशन कितनी हो जाएगी। तो देखिए टेंशन क्या है, टेंशन एक जो है भाई फोर्स के बराबर होती है। ठीक है, फोर्स यहाँ पर किसी चीज को अगर आप गोल गोल घुमा रहे हो, ठीक है, तो उस पर क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती है भाई, mv²/r। और अगर आप रोटेशनल के टर्म्स में बात करें तो mr ओमेगा स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर टेंशन देके आप कह सकते हो भाई फोर्स यहाँ पर आ रही है ना ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो आप कह सकते हो टेंशन भी ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। अब एक पार्ट में टेंशन कितनी है, T, जब स्पीड कितनी थी, ओमेगा। तो एक तो आपने यही केस हो गया। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद स्पीड कर दी आपने 2 ओमेगा, इसका स्क्वायर कर दो, है ना, ये प्रोपोर्शनल आ जाएगी T डैश नई वाली टेंशन के। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा 4 ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, T डैश कितना आ गया, 4T के बराबर आ गया। टेंशन बढ़ने वाली है, 4 गुना बढ़ जाएगी।
सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल क्या था? कुछ भी नहीं। क्या पता करना था बस आपको? आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था। और मैं बार बार जिस बात को कहता हूँ, फॉर्मूला ही भगवान है फिजिक्स के अंदर। अगर आपको फॉर्मूला पता है, आपको सब कुछ पता है, क्वेश्चन कर ले जाओगे। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस पार्ट में जो आने वाला है। इसके बाद 10 से 15 क्वेश्चन बच जाएंगे, वो हम पार्ट 4 के लिए यहाँ पर छोड़ देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 है। यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको चार्ज किया गया एक बैटरी से और एक रेसिस्टर भी लगा हुआ था। इफ आई इज द करंट इन द सर्किट, देन इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स। भाई प्लेट्स, अगर देखिए कोई कैपेसिटर है ना, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आई करंट फ्लो कर रहा है, तो प्लेट्स के बीच में आप लोगों को याद होगा डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करा करता है। डिस्प्लेसमेंट करंट भी कितना होता है? जितना वायर में कन्वेक्शन करंट फ्लो कर रहा है, कंडक्शन करंट फ्लो कर रहा है, उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट भी होता है। तो अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, पढ़ लेते हैं। नो करंट, बिल्कुल गलत होगा भाई, बिल्कुल गलत है, जड़ से गलत है। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लोज इन सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सही ऑप्शन। यही आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा, सेकंड ऑप्शन ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट आई के बराबर, डायरेक्शन अपोजिट, नहीं भाई डायरेक्शन सेम रहती है। डिस्प्लेसमेंट करंट मैग्नीट्यूड आई से ज्यादा, ये भी गलत भाई। तो ठीक है, अपना सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये 35th क्वेश्चन था आपके नीट 2024 क्वेश्चन पेपर का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट नहीं आया करता, डिफिकल्ट बस आप उसे बना देते हो। क्यों? क्योंकि आप जो छोटी सी एक चीज है फॉर्मूला, फिजिक्स में आप फॉर्मूले याद नहीं रखते, आप रटते हो चीजों को, जहां पर आपका लॉस हो जाता है। तो ट्राई नॉट टू रटना ऑल द फॉर्मूले, याद रखने की कोशिश करो, कंसेप्ट को याद रखो और आपका क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा होगा। 10 से 15 क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम लास्ट वाला पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। ये आपका पार्ट नंबर 3 था। इसके बाद आप लोग तैयारी करते रहो, बहुत सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे जब तक नीट का पेपर आप लोगों का होगा मई के महीने में, तब तक बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके होंगे। और ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाले हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। मान लीजिए 2024 के जितने भी सेट हैं, अगर वो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, तो उसके बाद 2023 के जितने भी सेट होंगे उसके क्वेश्चन हम करना स्टार्ट कर देंगे। हम टारगेट मान करके चल रहे हैं कि 1000 क्वेश्चन लगभग जो है हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कर लें। 1000 क्वेश्चन कर लोगे तो उसमें से लगभग 50 क्वेश्चन जब आप करने जाओगे, 40 से 50 क्वेश्चन, तो भाई कुछ तो आप लोगों को बेनिफिट पहुंचेगा ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बेनिफिट ना पहुंचे। तो लगभग यहाँ हम 1000 से ज्यादा ही क्वेश्चन का यहाँ पर टारगेट लेकर के चलेंगे। सो टिल द नेक्स्ट पार्ट, कीप स्टडिंग। थैंक यू।